सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर जय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, देश में इस वक्त उपचुनाव की चर्चा बड़ी जोरों पर है। देश में 3 जगह पे उपचुनाव हुए हैं, सबके डिटेल्स हमने आपको बताए हैं। लेकिन उस उपचुनाव की चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि अब बिहार सरकार दीपक प्रकाश वाले मामले में फंस गई है। माननीय न्यायालय ने दीपक प्रकाश को जो 6 महीने से अधिक मंत्री बनाया गया है उसको लेकर अब बिहार सरकार से सवाल पूछ दिया है। अब क्या होगा दीपक प्रकाश का? क्या कुर्सी छोड़नी पड़ेगी दीपक प्रकाश को? आखिर बिहार सरकार क्या जवाब देगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उपचुनाव पर भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सर, दीपक प्रकाश की कुर्सी पर क्या फिर से तलवार लटक रही है? देखिए, दीपक प्रकाश मंत्री हैं। हम्म नीतीश कुमार जब 2025 में पहली बार बने थे हम्म मुख्यमंत्री, हम्म तभी उनको जो है शामिल कर लिया गया था सरकार में, और सहकारिता मंत्री उस समय भी वह बने थे। फिर जो है नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हम्म और सम्राट चौधरी की सरकार आ गई। हम्म उसमें भी वह जो है हम्म मंत्री बन गए। हम्म तो जो है नियम कि जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, हम्म एमएलए या एमएलसी नहीं है, हम्म वह अगर मंत्री बनते हैं हम्म तो वह 6 महीने तक हम्म अपने पद पर बने रह सकते हैं। हम्म यह एक नियम है। हम्म और अगर 6 महीना के बाद, 6 महीना के दौरान वह किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं, तब उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जी कब बनाए थे मंत्री? नवंबर में। उसको अगर जोड़िएगा अभी तो कै महीना हो जाएगा? ये 7वां महीना है, अब तो 8वां महीना शुरू होने वाला है। तो लगभग ये हो जाएगा आपको 10-11 महीना। लेकिन बीच में ब्रेक हो गया, फिर मंत्री बन गए। तो जो पहले लोग, आम लोगों की समझ है कि धारा 164 के तहत, 164(4) के तहत जो है 6 महीने तक कोई भी सदस्य, कोई भी आदमी मंत्री बन सकता है, बिना किसी बिना सदन के किसी सदन के सदस्य सदस्य बने। लेकिन 6 महीना के अंदर उनको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अब इसमें एक नया पेंच फंसा हुआ कि बीच में ब्रेक हो गया। अब इस पर स्पष्टीकरण को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया, याचिका दायर की गई कि भाई 6 महीना पुर गया, फिर भी वह क्यों मंत्री बने हुए, किस रूल के, किस नियम के तहत वह मंत्री है। क्या तो सुप्रीम कोर्ट नियमावली नियमावली किस है। बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में इसकी सुनवाई हुई। अच्छा। और उन्होंने जो है बिहार सरकार से जवाब मांगा है कि आप हमको जो है बताइए कि कैसे वो अभी तक मंत्री बने हुए हैं, बताइए। बिहार सरकार की ओर से जो वहां थे, अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए हुजूर, 27 अगस्त एक और याचिका पहले से है ना पंजाब वाला उदाहरण को लेकर, उसकी सुनवाई होनी है ना। उसमें जो आदेश आएगा उसका पालन सरकार करेगी, समझ गए। और इसका जवाब तो देना ही होगा बिहार सरकार को। अब सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा नियम है, लोग भी जानना चाहते हैं कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल उठाया है तो कहीं न कहीं संवैधानिक जो है अड़चने होंगी, तभी उस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, वो भी चीफ जस्टिस की बेंच में। तो कहीं न कहीं तो यह है, क्योंकि एक बार ऐसा उदाहरण पंजाब में हुआ था। अच्छा। जो है ना ब्रेक ब्रेक करके एक व्यक्ति को बनाया गया, उसी पर न याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फैसला आया था कि नहीं यह गलत है। तब तो इस तरह से लोग पूरे 5 साल तक रह जाएंगे मंत्री, बिना किसी सदन के सदस्य बनेगा हटेगा, बनेगा बनेगा हटेगा। नई सरकार बनेगी, फिर वो जो है ब्रेक कर करके बनते रह जाएंगे। तो उसी के तहत जो है वो मामला अभी अलग है, उस पर जो है सुनवाई। उसके अलावा एक याचिका, दूसरी याचिका दायर हुई थी कि किस आधार पर है। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके सरकार से जवाब मांगा, सरकार जवाब देगी।
उसके बाद पता चलेगा कि क्या। तो मतलब क्या लग रहा है, तलवार लटकेगी इनके देखिए, कुर्सी पर? है तो मामला संगीन, हम्म, कहीं न कहीं तो सरकार फंसी हुई है, बिहार सरकार, हम्म, और एक्शन भी नहीं ले रही है। पिछली बार भी सुनवाई का ये मामला आया था, एक क्या कहता है, कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, तो उसका मामला हालांकि अभी उस पर फैसला भी है लंबित, तो उसमें भी कोर्ट ने सवाल उठाया था इस मुद्दे पर, हम्म, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं आया था। इस बार जो है पूछा गया जवाब, बिहार सरकार जवाब देगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। तो पहले ही जो है बिहार सरकार का जो पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कह दिया कि उसमें जो फैसला आएगा हाँ, उस पर हम लोग जो है अमल करेंगे। हम्म, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं देखिए, एक तो नियमानुकूल तो है नहीं, जो सामान्य हम लोग की जानकारी, संविधान के धारा 164(4) में स्पष्ट उल्लिखित है हम्म, कि एक बार कोई भी व्यक्ति बन सकता है हम्म, 6 महीना तक, लेकिन अगर कंटिन्यू रहना है तो उसको बनना होगा किसी न किसी सदन का सदस्य, हाँ, सदस्य। सदस्य बनना ही हाँ, पड़ेगा। लेकिन आपको हम्म, याद होगा हम्म, कि दीपक प्रकाश के पिताजी हम्म, रालोमो, हम्म, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हम्म, संस्थापक है ना, हम्म, हम्म, वह जो है दावा किए थे कि जो अपने कार्यकाल तक रहेंगे, हम्म, दीपक प्रकाश, वो तो उन पर विवाद हुआ था उस बार भी खूब, हम्म, हम्म, रहेंगे। हम्म, तो अब कहीं न कहीं कुछ संवैधानिक लोचा होगा, हम्म। वह तो अब सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा सरकार की ओर से, हाँ, अब तो तभी देखिए, स्पष्ट हो हाँ, पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल उठा दिया है, हम्म। तो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में फंस गए हैं। सवालों को घेरे फंस गया, तो जवाब बिहार सरकार को अब देना होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, हुँ, और दीपक प्रकाश भी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में वो भी इस चीज को मानते हैं कि जब एनडीए ने बनाया है तो एनडीए को देखना है कि कैसे करना है। हालांकि आपने देखा कि एनडीए के तरफ से सर हुँ, भाजपा से भी कैंडिडेट भेजे गए और जदयू से भी कैंडिडेट भेजे गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, और यानी दीपक प्रकाश को कैंडिडेट नहीं बनाया गया पिछले एमएलसी चुनाव में। तो अब क्या प्लान है बीजेपी का, एनडीए का, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा उपचुनाव की। तो देखिए, उपचुनाव के खत्म होते ही कांग्रेस धरने पर बैठ गई। जी हाँ, देश भर में जिस तरीके का आंदोलन चल रहा था, और उसके बाद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, किस तरीके का आंदोलन उन्होंने किया, और फिर कांग्रेस और भाजपा में भिड़ंत भी हुई। लेकिन एक बार फिर से उपचुनाव खत्म होते ही कांग्रेस जो है वो धरने पर बैठ गई है, वो भी उपचुनाव को लेकर। सर, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस धरने पर बैठ गई? देखिए उपचुनाव हुआ था, हम्म, गुजरात का मामला है, हम्म, मांगलपुर का, हम्म, है ना? हम्म, वहाँ भाजपा और कांग्रेस में हम्म, भिड़ंत, अच्छा, उपचुनाव है, हाँ, तो 34% के लगभग वहाँ वोट हुआ, 37%, हाँ, ऐसे ही 34% हाँ, 35% हाँ, वोट हुआ। तो वहाँ जो है अब हम्म, कांग्रेस का आरोप है हम्म, कि चुनाव में भाजपा की ओर, प्रत्याशी की ओर से धांधली की गई, हम्म, क्योंकि वहाँ सरकार बीजेपी की है, हम्म। इसीलिए हाँ, जो उनके बड़ोदरा की ये सीट है, मांजुलपुर, गुजरात के मांजिलपुर मांजुलपुर गुजरात की। की, हाँ, तो वहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, हम्म, है ना, उनको उनकी आपत्ति है, उनके कांग्रेस पार्टी की आपत्ति है हम्म, कि जो है मतदान में गड़बड़ियां हुई, हम्म। इसलिए वह जो है ऋत्विज जोशी नाम है उनका। ऋतिक जोशी, हम्म, हाँ, तो इसको लेकर जो है वहाँ हम्म, वो लोग धरना पर बैठा हुआ है चुनाव आयोग को, कि भाई इसमें जो है जो धांधली हुई है हम्म। उसकी जांच कराई। और सर, ऋत्विज जोशी कह रहे हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन पर एफआईआर भी दर्ज करे। मतलब जो आचार संहिता का उल्लंघन का मामला भी है हम्म, उसमें, हम्म, तो उसमें जो है कांग्रेस प्रत्याशी की मांग है कि उन पर एफआईआर भी दर्ज हो। हम्म, तो अब देखिए, ये तो चुनाव आयोग अब इस पर फैसला लेगा। अमूमन जो है हम्म, उपचुनाव में जो प्रत्याशी हारने लगता है, हम्म, वह चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाता है, प्रत्याशी या पार्टी, यही नियम हम्म, है ना? तो कांग्रेस है, जबकि मध्य प्रदेश के दतिया में हम्म, भारी मतदान हुआ, हम्म। तो हाँ, दतिया में लगभग 70% वोटिंग हुई है। 70% वोटिंग हुई। नरोत्तम मिश्रा नरोत्तम मिश्रा जबकि विरोध में खड़ा हो गए थे, विरोध उसमें में, विरोध किए थे, सवाल हाँ, उठ गया था, हाँ, उनको टिकट नहीं मिला था हाँ, तब। उनके अब समर्थक उग्र हुए थे, हाँ, वो अपने से लेकिन तो। अब वह जो है जमकर प्रचार किए, हाँ, और बिल्कुल। उन्होंने जो है दावा किया मतदान के बाद हम्म,
कि भाजपा प्रत्याशी जीतेगी। वहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हम्म, बड़ा दमदार हैं, राजघराने के प्रत्याशी हैं हम्म, कांग्रेस वाले। और कांग्रेस का आरोप लग रहा है, वहां शुरू कर दिया वहां भी कांग्रेस की कि जो है ये मतदान में गड़बड़ियां की गई हम्म, शुरुआत। हालांकि अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई कि कांग्रेस धरना पर बैठी है या आगे चुनाव आयोग जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो है अभी मतलब थोड़े समय के लिए तनातनी जरूर हो गया था। जो माजलपुर जो गुजरात वाली सीट है वहां पर कांग्रेस और भाजपा में जमकर जो है वो धक्का मुक्की का भी मामला उठा कि महिला कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की भी हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में धरना प्रदर्शन जो है वहां पर हुआ। आपको बताते चले कि जो योगेश पटेल है भाजपा के सबसे प्रत्याशी हैं बुजुर्ग विधायक थे, तो उनके निधन से ये सीट खाली हुई और उपचुनाव में बीजेपी ने सतीश पटेल को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भीखा भाई रबारी को टिकट दिया था। और इसके बाद अगर दतिया की सर बात करें तो दतिया में आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो मान लीजिए कि रस्सा कस्सी हुआ है, झगड़ा झंझट हुआ है, तो मोटा मोटी बीजेपी 20 लग रहा है यहाँ पर गुजरात में। गुजरात में बीजेपी देखिए सरकार है तो बीजेपी ही हाँ जीतेगी। हाँ अमूमन उपचुनाव में सत्ता दल के ही लोग हाँ। जीतते हैं। तो दतिया में इतनी भारी जो परसेंटेज में वोट पड़ा है, तो उसके क्या मायने लग रहे हैं कि क्या कंफर्म है बीजेपी के कैंडिडेट की जीत? देखिए वहां कांग्रेस के भी प्रत्याशी दमदार थे, हम्म, है ना, हम्म, इसलिए वहां जो है मुकाबला है। हम्म, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से हम्म, भाजपा प्रत्याशी के लिए हम्म, वोट मांगा हम्म, और अंत तक डटे रहे, हम्म, उससे लग रहा है कि वहां हम्म। भाजपा जो है अपना मतलब भाजपा जीत जाएगी, इसकी संभावना। तो आपने देखा कि क्या कुछ अपडेट है दीपक प्रकाश वाले मामले पर? सरकार एक बार फंस गई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर मोटा मोटी तीनों जगहों पर, तीन जो उपचुनाव हुए हैं 3 प्रदेशों में, तो तीनों जगहों पर आप कहिए कि क्लीन स्वीप करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।